दोस्तों ये स्टोरी का 66 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सुहानी बालकनी में खड़ी थी। कियान जब चेंज करके आया तो सुहानी को बालकनी में खड़े देख वह हल्की मध्यम मुस्कुराहट के साथ सुहानी की तरफ बढ़ गया। पीछे से सुहानी को अपनी बाहों में भरते हुए कियान ने उसके कान में कहा, क्या सोच रही हो सुहानी? कियान का स्पर्श पाते ही आंखें बंद कर मुस्कुराने लगी। उसने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया, कुछ कहें आपसे? हाँ, कियान धीरे से बोला। आपको अर्जुन कैसे लगे? सुहानी ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा। तो कियान उसके सामने आ गया और उसके चेहरे को अपने हाथ में भर कर बोला, वाह, एक अच्छा लड़का है। मैं पहले भी उससे मिल चुका हूँ, पर तुम यह क्यों पूछ रही हो? अभिराज जी और आप इतने अच्छे दोस्त हैं, जरूरत पड़ने पर उन्होंने आपकी मदद भी की है, तो क्या आपने कभी सोचा नहीं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का? सुहानी ने झिझकते हुए कियान के सामने अपनी बात रखी तो कियान धीरे से मुस्कुरा दिया और सुहानी के सर पर हाथ रख उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम यह सब मत सोचो, जोड़ियां हम नहीं ऊपर वाला बनाता है, जैसी तुम्हारी मेरे साथ बनी। कियान की बातों पर सुहानी ने मुस्कुराते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड रुक कर कुछ सोच कर वह उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या कभी कोई लड़की आपको पसंद नहीं आई? स्कूल कॉलेज, क्या कभी किसी लड़की पर आपका दिल नहीं आया? सुहानी के इस सवाल पर कियान होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं कॉलेज नहीं गया सुहानी, और स्कूल की एजुकेशन भी मैंने सिर्फ मिडिल स्कूल तक की है। क्या? सुहानी ने चौंक कर कहा, मतलब आपने सिर्फ 10th तक की पढ़ाई की है? मैंने ऐसा कब कहा? बोलते हुए वह रुका, फिर रुक कर बोला, मैं स्कूल और कॉलेज नहीं गया, पर एजुकेशन मेरी कम नहीं, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। अगर तुम 30-32 साल पहले के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टॉपर की लिस्ट देखोगी तो उसमें सबसे पहले नंबर पर मेरा नाम होगा। मैंने बिजनेस स्टडी में टॉप किया था। रियली? सुहानी ने एक बार फिर चौंकते हुए कहा। तो कियान ने सर हिला दिया। मुझे बताइए, जब आपने अपनी स्टडी बिना स्कूल कॉलेज जाए पूरी की है तो इस बीच आपने क्या किया? मैंने जापान के एक मार्शल आर्ट स्कूल से 1 साल तक मार्शल आर्ट सीखा, फिर बॉक्सिंग सीखी और फिर मैं इन सब के बाद 1 साल तक मिलिट्री कैंप में रहा। कियान को बीच में रोकते हुए सुहानी बोली, एक सेकंड, आप मिलिट्री कैंप में क्या कर रहे थे? तुम जानती हो हमारे दुश्मन बहुत थे, वह आए दिन हम पर हमले किया करते थे। डैड ने हमें काफी समय तक प्रोटेक्ट किया, फिर दादा जी ने मुझे अपने एक दोस्त के साथ मिलिट्री कैंप भेज दिया। उन्होंने मुझे वहाँ एक सोल्जर की तरह ट्रेंड किया और जब मैं पूरी तरह से सब सीख गया उसके बाद दादू ने मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। शिव और शिवी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मुझे कंपनी भी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। सुहानी फिर बोली, और जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सीओ बने तब आपकी एज क्या थी? 17 साल। कियान ने एक वर्ड में रिप्लाई किया, क्या सच में? मतलब आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ सीखा फिर सीओ भी बन गए? बेसिकली आपने गर्लफ्रेंड बनाने के अलावा सारे काम अच्छे से किए हैं। आप तो कमाल के हो यार। वह अभी भी हैरानी के भाव से बोल रही थी। कियान उसका रिएक्शन देख हल्के से हंसा और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, अच्छा है ना, मैंने यह फालतू काम नहीं किया, वरना तुम मेरी जिंदगी में कैसे आती? कियान की बातों पर सुहानी मुस्कुराती, हमारे बच्चे ने भी मेरी तरह बहुत स्ट्रगल किया है और खुद को इस सांचे में ढाला जिस सांचे में मैं उन्हें देखना चाहता था। आपने सही कहा, हमारे दोनों बच्चों ने बहुत सहा है। वह उसकी बाहों में सिमटती हुई बोली। पेरिस में नकुल कम से कम 10 बार इस फोटोज को देख चुका था, पर उसे समझ नहीं आया गड़बड़ कहाँ हुई। थक हार कर उसने सिगरेट की पूरी एक डिब्बी फूंक दी और एक आखिरी कोशिश करते हुए उसने उसने 11वीं बार वीडियो देखने की सोची। वह अब बहुत बारीकी से हर चीज नोटिस करते हुए देख रहा था, यहाँ तक कि उसने स्पीड भी स्लो कर दी थी, जिससे उसे अब और भी बारीकी से सब दिख रहा था। पेपर मैरिज रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने तक सब ठीक था, फिर उसके कॉल पर बाहर जाकर बात करने तक के बाद की फोटोज को वह ध्यान से देखने लगा। अखिल ने जल्दबाजी के चक्कर में टेबल पर रखे सारे पेपर गिरा दिए थे। अखिल ने जल्दी जल्दी उन पेपर को उठाया और इकट्ठा कर अर्जुन के सामने रखते हुए उसे साइन करने के लिए कहा। अर्जुन पेपर साइन करने लगा। नकुल ने वीडियो स्टॉप कर दी और मुस्कुराया, तो तुम जो तुमने यह साइन तो भले ही कर दिए हैं, पर पेपर साइन करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता उससे। मिस्टर AR अपनी बात पूरी कर वो फिर से मुस्कुरा और अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए बोला, इसकी कॉपी निकालो और पता करो यह कौन है
और पेरिस में कहाँ रहता है। उसके आदमियों ने सर हिलाते हुए ओके सर कहा और चले गए। इंडिया में किया के जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसे जाना पड़ा। डरते हुए वह अर्जुन के केबिन में घुसी। उसने डर से केबिन के डोर पर नॉक भी नहीं किया था। उसने अंदर जाकर देखा तो अर्जुन अपने केबिन में नहीं था। उसे केबिन में ना देखकर किया खुश होते हुए बोली, चलो अच्छा है, या कड़वा करेला यहाँ नहीं है। बोलते हुए वह पीछे मुड़ी तो अर्जुन को देख एकदम से हैरान रह गई। उसे देखते ही जल्दी से उसने कुछ कदम पीछे लिए तो वह एकदम से लड़खड़ा गई, पर अर्जुन ने तभी उसका एक हाथ पकड़ लिया और वह उसका एक हाथ थामे हुए ही हवा में लटकी हुई झूल रही थी। प्लीज सर, छोड़ना नहीं, हम गिर जाएंगे। किया डरते हुए बोली, तो फिर गिर जाओ। बोलते हुए अर्जुन ने हल्की सी ढील दी तो किया ने जल्दी से कहा, प्लीज नो नो, आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कसम, प्लीज छोड़िएगा नहीं। गर्लफ्रेंड? अर्जुन चौंकते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है? उसने दांत पीसते हुए कहा तो किया उसकी बातों पर चौंक कर बोली, क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? बोलते हुए वह हल्का सा हंसी और आगे बोली, क्या फायदा ऐसी शक्ल का जब आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए। किया की बातें सुनकर अर्जुन उसे ऊपर से नीचे खींचा। एकदम से उसके सीने से किया टकरा गई। वह दूर होने लगी तो अर्जुन उसे कमर से पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ, एक काम करो, तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अर्जुन की बातों पर किया दोनों भौहें ऊपर उठाते हुए बोली, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हम ग्रे आंखों वाले शैतानों को अपना बॉयफ्रेंड बनाए। किया की बातों पर उसे घूरते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगा ब्राउन आंखों वाली बिल्ली, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मरा जा रहा हूँ। अर्जुन की बातों पर किया ने अपनी आंखें बड़ी कर मुंह खोले हुए कहा, हाँ हम। बोलते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। अर्जुन उसके गुस्से से कांपते होंठों को देख रहा था। किया ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा। इतना बोलकर उसने अर्जुन के मस्कुलर चेस्ट पर हाथ जमा दिए और उसे जोर से धक्का दिया। अर्जुन उससे दूर हुआ। किया उसे घूरते हुए चली गई। तुम्हें परेशान करके एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे, उसने जाती हुई किया को देख खुद से कहा। वह चेयर पर बैठे हुए टेबल पर पड़ी फाइल को देख खोल कर पढ़ने लगा। वह एक पेशेंट की फाइल थी। पढ़ते हुए अर्जुन की भौहें एकदम से तन गई। उसने इंटरकॉम पर कॉल कर एक नर्स को बुलाया। वह नर्स भागते हुए उसके केबिन में आई। अर्जुन ने उस नर्स पर गुस्सा करते हुए कहा, आप लोग किसी की जान को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इस पेशेंट की सर्जरी कल ही होनी थी और यह फाइल आज मेरे टेबल पर है। वाओ। नर्स सर झुकाए खड़ी थी। अर्जुन के पूछने पर उसने हाथों को आपस में मसलते हुए कहा, सर वह पेशेंट की फैमिली ने सर्जरी के पैसे जमा नहीं करवाए थे। वह अब समझ आया। मतलब अगर किसी के पास पैसे नहीं तो उसे जीने का हक भी नहीं। बोलते हुए उसने दोनों हाथ टेबल पर पटके और रूड टोन में बोला, ओटी रेडी करो राइट नाउ और 5 मिनट के अंदर उस पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। उस नर्स ने वैसा ही किया जैसा अर्जुन ने कहा। अर्जुन चेंज कर ओटी की तरफ जाने लगा तो उस नर्स ने फिर से कहा, सर आज स्टाफ की बहुत कमी, ऐसे में आपको हेल्प कौन करेगा? अर्जुन के मुंह पर मास्क लगा था। उसने मास्क के पीछे से कहा, मिस ओबराय को 10 मिनट में रेडी होकर ओटी में आने के लिए कहो। इट्स एंड माई आर्डर। अर्जुन ओटी में किया का वेट कर रहा था। किया जब आई तो एकदम से घबरा गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। ओटी में सर्जन, हेल्पर सब मिलाकर 5 लोग थे। तुम वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। अर्जुन किया को दरवाजे के पास ही खड़े देखकर बोला। किया उसके पास गई तो अर्जुन ने कहा, आज की सर्जरी तुम करोगी, मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। किया एकदम से चौंक गई और उसने ना में सर हिला दिया। क्यों क्यों मना कर रही हो? एक सर्जन बनना चाहती हो तो एक छोटी सी सर्जरी करने से डर क्यों रही हो? अर्जुन ने उससे कहा तो किया डरते हुए बोली, सर आई एम नॉट रेडी। इतना बोलकर वह पीछे हटने लगी तो अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, लाइफ में हर चीज पहली बार होती, तुम्हें एक ना एक दिन तो सर्जरी करनी थी, फिर आज क्यों नहीं? उसने अपनी बात पूरी करते हुए किया के हाथ में स्कैल्पल थमा दिया। जहां मैंने मार्क किया है वहां एक 3 सेंटीमीटर का कट लगाओ, अर्जुन ने कहा तो किया उसे देखने लगी। अर्जुन ने फिर उसे आंखों से इशारे कर कट लगाने को कहा। सर हम पहली, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा तो किया ने भी गहरी सांस लेकर अर्जुन को फॉलो करते हुए कट लगा दिया। जैसे जैसे अर्जुन बोल रहा था वह कर रही थी। उसके माथे और नेक पर आ रहे पसीने को अर्जुन खुद साफ कर रहा था। तभी एकदम से ब्लड का फव्वारा किया के चेहरे पर पड़ने लगा। शायद गलती से पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन में कहीं कोई कट लग गया था। इतना सारा खून बहता देख वह डर गई और डर कर पीछे हटने लगी। तभी अर्जुन ने एकदम से उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा, रिलैक्स, डोंट पैनिक, इट्स नॉर्मल, हो जाता है कभी कभी। ऐसा बोलते हुए उसने किया का हाथ पकड़ उसे समझाते हुए सर्जरी करने लगा। वहां खड़ी तीनों नर्स यह देखकर चौंकी थी।
यह पहली बार था जब अर्जुन खुद किसी को कुछ सिखा रहा था। उसने किया को पीछे से होल्ड किया हुआ था। वह किया के हाथ को पकड़ उससे सर्जरी करवा रहा था। यहाँ तक कि टांके भी उसने किया का हाथ पकड़कर लगाए थे। सर्जरी पूरी होते ही वह उससे अलग हुआ और ओटी से बाहर निकल गया। किया ने मुड़कर देखा तो वह जा चुका था। किया ने अपने दोनों हाथ देखे। उसने आज पहली बार सर्जरी की थी। उसे बहुत खुशी हुई। वह चेंज कर अर्जुन के केबिन में गई उसे थैंक्स कहने। आज पहली बार अर्जुन की मदद से उसने एक सक्सेसफुल सर्जरी की थी। वह बहुत खुशी के साथ अर्जुन के साथ खड़ी थी। उसने जैसे ही थैंक यू बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी अर्जुन की घूरती नजर देखकर वह रुक गई। अर्जुन ने उसकी बांह पकड़ जोर से दबाते हुए कहा, तुम एक सर्जन बनना चाहती हो? एक नॉर्मल सी सर्जरी में तुम इतना घबराई जबकि मैं तुम्हें असिस्ट कर रहा था। तभी तुमने एक छोटी सी सर्जरी में इतनी गलती की। किया खामोशी से अर्जुन की बात सुन रही थी। किया ओबराय, यू आर एन एरोगेट गर्ल, जिसे लगता है वह एक प्रिंसेस है और उसके डाडा उसके लिए सब कर देंगे, यहाँ तक कि उसके लिए उसका खुद का एक हॉस्पिटल भी खोल देंगे। अरे पहले सर्जरी करना तो सीखो। तुम्हारी वजह से उस पेशेंट की जान जा सकती थी। अर्जुन की बातों से उसकी आंखें भर आई थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे यहाँ सर्जरी के लिए नहीं, कॉफी में चीनी घोलने के लिए है। तो जाओ, जाकर लोगों को मीठे जहर की कॉफी बनाकर पिलाओ और अपने घर में प्रिंसेस वाली लाइफ जियो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ आकर लोगों को मारने की। बोलते हुए उसने किया का हाथ झटक दिया। किया रोते हुए उसके केबिन से निकली और भागते हुए हॉस्पिटल के बाहर चली गई। अर्जुन ने चेयर पर बैठते हुए अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। इधर विवान सांझ को लेकर उसके घर आया था। पग फेरे की रस्म के लिए सांझ को ड्रॉप कर विवान वापस चला आया था, क्योंकि अंशिका ने सांझ को पूरे 2 दिन के लिए अपने घर रख लिया था और विवान को जरूरी काम था। वह 2 दिन तक सांझ के साथ उसके घर नहीं रह सकता था, इसलिए वह उसे छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ किया के जाने के बाद अर्जुन को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही किया को सुना दिया है। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा तो उसके टेबल पर से कुछ चीजें नीचे गिर गई। उसने वापस से वह सभी चीजें उठाकर टेबल पर रखी तो एक फाइल पर उसकी नजर पड़ी जो कि खुली हुई थी। उसकी आंखें कुछ देखकर छोटी हो गई और वह धीरे से बोला, हाउ इज नॉट पॉसिबल। तभी उसका फोन रिंग हुआ और वह फोन पर बात कर भागता हुआ अपने केबिन से निकला। अर्जुन ने किया को बहुत सुनाया था। अर्जुन के केबिन से निकलते ही किया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह उसे थैंक्स कहने गई थी उसकी हेल्प से। आज उसने पहली बार सर्जरी की थी, पर इसके विपरीत अर्जुन ने उसे डांट दिया। किया के कानों में अर्जुन की कही बातें गूंज रही थी। किया रोते हुए पार्किंग में आई और ड्राइवर को बाहर निकाल गुस्से में खुद ड्राइव कर वहां से निकल गई। उसने कार की स्पीड को तेज किया हुआ था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा और गुस्से से लाल था। वह हार्न भी इतनी जोर जोर से दे रही थी कि सड़क पर सब उसकी कार को ही देख रहे थे। उसकी स्पीड नॉर्मल से कहीं ज्यादा थी। तभी अचानक रेड लाइट हुई और आगे की गाड़ियां ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए रुक गई। किया की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसने जल्दीबाजी में ब्रेक लगाया, फिर भी उसकी कार आगे खड़ी कार से टकरा गई। आगे खड़ी गाड़ी में मौजूद लोगों पर असर नहीं हुआ, पर किया का सर स्टीयरिंग से टकरा गया और वह स्टीयरिंग पर ही सर रखे हुए बेहोश हो गई। उसने जल्दबाजी में सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, इसलिए उसे और चोटें आई थी। एक्सीडेंट होते ही कुछ लोगों ने किया को कार से बाहर निकाला और उसे इंजर्ड देखकर पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। किया अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी। उसका हॉस्पिटल के पहले सिग्नल पर ही एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जब किया को इमरजेंसी रूम में लाया गया तो वहां सर्विसिंग दे रही नर्सों ने उसे पहचान लिया। यह तो किया मैम है, एक नर्स ने कहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन्हें हॉस्पिटल से बाहर रोते हुए जाते देखा, एक और दूसरी नर्स ने कहा। तभी एक और नर्स ने कहा, मैं अर्जुन सर को इन्फॉर्म करती हूँ। इतना बोलकर वह नर्स बाहर आ गई और इंटरकॉम पर उसने अर्जुन को किया के बारे में बताया। किया के बारे में पता चलते ही अर्जुन तेजी से अपने केबिन से निकल इमरजेंसी रूम में आया था। उसके आते ही सारी नर्सें उसके पास से हट गई थी। अर्जुन ने किया को एक नजर देखा। उसके सिर से खून बह रहा था। खून से उसका आधा चेहरा भीगा हुआ था। वह बेहोश और बेसुध सी पड़ी थी। अर्जुन ने अफसोस करते हुए आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए कहा, इसे प्राइवेट रूम में सेट करो। यह मेरी पेशेंट है, इसका ट्रीटमेंट मैं खुद कर लूंगा। हरी अप। अर्जुन के कहने पर जल्दी जल्दी सबने उसके आर्डर को फॉलो किया और किया को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया।
अर्जुन ने गुस्से में दीवार पर अपना हाथ दे मारा, फिर मुट्ठी बनाकर गुस्से से खुद से बोला, क्या जरूरत थी उसे इतना कुछ कहने की, वह अभी सीख ही तो रही थी। अर्जुन मुंह पर मास्क लगाए, हाथों में ग्लव्स पहने रूम में एंटर हुआ। उसने सभी नर्स को वहां से जाने के लिए कह दिया। अर्जुन के कहने पर एक नर्स ने पहले ही किया को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया था और उसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे। अर्जुन किया के पास गया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैले ब्लड को साफ करने लगा। किया का ट्रीटमेंट करते हुए उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे मगर दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उसके इंजरी पर ड्रेसिंग कर ग्लव्स निकालकर मास्क हटा दिया। अर्जुन ने या उसे देखते हुए एक बार फिर गहरी सांस ली। बहुत जिद्दी हो तुम, गुस्सा आ रहा था तो मुझ पर करना चाहिए था ना, खुद को खतरे में क्यों डाला, एक्सीडेंट करने से पहले सोचती नहीं हो क्या। अर्जुन गुस्से में उसे बोले जा रहा था। उसे किया कि इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिली गर्ल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को, उन्होंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है और तुम ऐसी हरकत करके मुझे सबकी नज़रों में गैर जिम्मेदार बना रही हो। अर्जुन किया से बातें किए जा रहा था। वह अच्छे से जानता था एनेस्थीसिया के असर से किया कुछ घंटों तक बेहोश हो ही रहेगी, पर फिर भी वह उसे बोले जा रहा था, तुम एक बार होश में आ जाओ, बताता हूँ तुम्हें, बहुत मनमानी करने लगी हो ना, तुम्हें तो पिंजरे में डाल दूंगा। अर्जुन फिर से गुस्सा करते हुए बोला। फिर कुछ पल ऐसे ही शांत बैठा उसे देखता रहा। उसका फोन रिंग हुआ तो कॉल पिक करता हुआ उसके रूम से बाहर निकला। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो अर्जुन रूड टोन में बोला, श्योर। तो फिर से दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो अर्जुन बोला, आई हैंडल इट। इतना बोलकर अर्जुन ने कॉल कट किया और फोन को मुट्ठी में दबा दिया। एक नर्स को रोकते हुए अर्जुन ने कहा, कॉल हर पेरेंट्स एंड इन्फॉर्म शी विल नॉट बैक टू होम टुडे, शी विल डूइंग नाइट शिफ्ट। नर्स ने अर्जुन की बातों पर सर हिलाते हुए ओके कहा और वहां से चली गई। अर्जुन अपने केबिन में आ गया। विला में डिनर के बाद आज सभी गार्डन में थे और मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। जहां सभी सिटीजन बैठे बात कर रहे थे तो वहीं जूनियर एक दूसरे को परेशान करने में लगे थे और जो लव बर्ड्स थे वह एक चोरी एक दूसरे को देखते और नजरें मिलते ही नजर फेर लेते। झरना और झील सबके लिए कॉफी लेकर आई और टेबल पर रखते हुए सबको देने लगी। आर्यन अपने हिस्से की कॉफी लेने आया, तब तक ट्रे में से सारे कॉफी के मग गायब हो गए थे, जिसे देख आर्यन मुंह बनाते हुए बोला, या क्या मेरे लिए नहीं बनाई भाभी आपने। बोलते हुए उसने झरना की तरफ देखा तो झरना कॉफी की चुस्कियां लेकर बोली, सॉरी देवर जी, आपको अपने लिए कॉफी खुद बनानी होगी। बोलते हुए वह हंसी तो आर्यन ने उससे मुंह बनाकर देखा तो झरना फिर हंसते हुए बोली, हम क्या कहते हैं, छोड़िए यार, खुद से कॉफी बनाना। एक काम करिए, कॉफी बनाने वाली ले जाइए। झरना की बातों पर सभी हंस दिए। आर्यन सबको घूरते हुए बोला, मैं खुद बना लूंगा अपने लिए कॉफी, आई नॉट नीड एनी वन। बोलते हुए वह अंदर जाने लगा, तभी किसी ने उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और पिलर से लगा दिया। तुम, आर्यन चौंक कर बोला। सुहानी सबके साथ उनसे थोड़ी दूरी पर बैठी थी और अपनी ही बातों में मगन थी। उनसे कुछ दूरी पर कियान बाकी सबके साथ बैठा था। तभी स्वाति ने कहा, विहान की शादी हो गई और रूहान की भी एंगेजमेंट हो गई है, तो अब अगला नंबर किसका है। स्वाति की बात पर शिवी बोली, अगर एज वाइज देखा जाए तो अगला नंबर रचित का है। बोलते हुए उसने यशिका की तरफ देखा। तभी आंसू बोली, दी आपकी बात तो सही है, पर क्या भाभी को पता चला अभी तक कि उनकी होने वाली बहू कौन है। क्या सीरियसली यशिका, तुझे अभी तक नहीं पता चला। स्वाति आंखें बड़ी कर बोली। तो यशिका ने ना में सर हिला दिया। क्या रचित ने लड़की पसंद कर ली और आपको अभी तक नहीं पता चला वह कौन है। अगर आर्यन ने किसी को पसंद किया होता तो मैं उसे यूं चुटकियों में पकड़ लेती। आशी चुटकी बजाते हुए बोली तो सभी हंस दिए। तभी सुहानी यशिका से बोली, भाभी बहुत सिंपल है, आप अभी पता कर सकती हैं रचित को कौन लड़की पसंद है। वह कैसे, यशिका कंफ्यूजन में बोली। तो सुहानी ने रचित की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस 2 मिनट तक आप रचित पर नजरें गड़ाए रखिए यहाँ, अभी फिर देखिए वह इन 2 मिनटों में सबसे ज्यादा बार किसे देखता है। जिसकी तरफ बार बार उसकी पलकें उठे समझ लेना वही आपकी बहू है। सुहानी के बोलने पर सभी रचित को घूर घूर कर देखने लगे। विहान की नजरें जब उन पर पड़ी तो उसने मन ही मन खुद से कहा, यह सबको क्या हो गया है, यह सब रचित को ऐसे क्यों घूर रही हैं। विहान को एक ही दिशा में देखता देख विहान और रूहान ने भी उसी दिशा में देखा तो दोनों भी चौंके
और एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। पर तभी रूहान मुस्कुराते हुए बोला, यह तो गया आज। उसकी बातों पर विवान और विहान ने भी मुस्कुरा दिया। रचित बेफिक्र बेपरवाह मजे से कॉफी की सिप लेते हुए झील को ही बार बार देखे जा रहा था, जो आर्या से बात करने में बिजी थी। भाभी, अब आपको पता चला आपकी होने वाली बहू कौन है? आंसू ने कहा तो यशिका ने सर हिलाते हुए कहा, मेरे बेटे को एक चोरनी से ही प्यार होना था क्या? यशिका मुंह बनाते हुए बोली तो सब हंस दिए। चोरी की यही तो खासियत होती है, वह कब किसका क्या चुरा ले। स्वाति बोली तो उसकी बातों को पूरा करते हुए सुहानी बोली, किसी का पर्स या फिर किसी का दिल, उनके जो मन में आता है वह चुरा लेते हैं। पहले मेरे बेटे का दिल चोरी हुआ और अब आपके बेटे का। बोलते हुए सुहानी हंसने लगी तो उसके साथ सभी हंस दिए। गौतम और पीहू एक दूसरे के सामने बैठे थे। गौतम पीहू को आंखों से इशारे कर कॉफी एक्सचेंज करने के लिए कह रहा था, पर पीहू बार बार सर हिला देती थी। गौतम ने इधर उधर देखा तो सब अपने मग्न में थे। उसने टेबल के नीचे से ही पीहू के पैर पर मारा तो पीहू ने भी उसके पैर पर मारा। उसे आंखें दिखाई पर गौतम इतने में कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही पीहू ने कॉफी नीचे रखी, गौतम ने मग एक्सचेंज कर लिया और शरारत से मुस्कुराते हुए उसके मग से कॉफी पीने लगा। पीहू तो मुंह खोले उसे देखती ही रह गई। हाँ, नाइस टेस्ट, गौतम कॉफी की सिप लेते हुए बोला। तो पीहू ने शर्माकर पलकें झुका ली। आर्यन सामने खड़े शख्स को देखते हुए बोला, तुम? हाँ मैं, कायल मुंह बनाते हुए बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन धीरे से बोला, तुम्हें कॉफी नहीं मिली थी तो तुमसे शेयर करने आई थी, वह इस बार भी मुंह बनाते हुए बोली। पर आर्यन को उसकी बातों पर बहुत प्यार आया और उसने अपने दोनों हाथ कायल की कमर पर बांध दिए और उसकी आंखों में देखकर बोला, तो फिर शेयर करो ना, आई एम वेटिंग। कायल उसकी बातों पर शर्माकर पलके झुकाते हुए मुस्कुरा गई। उसने कॉफी के मग को आर्यन के होठों से लगा दिया। आर्यन ने भी सिप लेकर इशारे कर उसे पीने के लिए कहा तो कायल ने एक सिप ले ली। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कॉफी खत्म नहीं हो गई। अच्छा, सबकी नजरों से बचकर चोरी चोरी एक नजर आर्या को देख लेता और उसे सबके साथ एंजॉय करते देख मुस्कुरा देता। आर्या की नजर भी जब उस पर पड़ती तो वह उसे से नजरें मिलते ही नजरें फेर लेती। रिचा और रूहान के बीच भी यही सिलसिला चल रहा था। कई बार रूहान ने उसे आंखों से इशारे कर अलग बुलाया, पर रिचा उसे इशारे से ही मना कर सबसे बात करने लगती। झरना विहान को टीस करने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। वह कभी विहान के बैग पर पंच करती तो कभी उसके पैरों पर। झरना की हरकत देख विहान को समझ नहीं आ रहा था, यह लड़की है या मच्छर जो उसे इतना काट रही। विहान ने एक नजर सबको देखा तो जो खूब मस्ती कर रहे थे। उसे सांझ की याद आने लगी और वह एक हाथ में कॉफी का मग पकड़े दूसरे हाथ से नंबर डायल कर फोन कान पर लगा लिया। सांझ ने एक ही रिंग में उसका कॉल पिक कर लिया और दोनों स्माइल करते हुए बातें करने लगे। जहां एक तरफ मस्ती मजाक बातें हो रही थी तो वहीं गार्डन के ही एक हिस्से का माहौल कॉफी की तरह ही गर्म था। कियान, रेहान, शिव, राहुल, अर्पित व सभी एक टेबल के इर्द गिर्द चेयर पर बैठे थे। कियारा और श्रवण को इमरजेंसी में पेरिस जाना पड़ा था तो उनकी सेफ्टी के लिए कियान ने शिवा को उनके साथ भेज दिया और ऋत्विक अपने इम्पोर्टेंट काम से इंग्लैंड गया हुआ था। हालांकि अब सबको पता चल गया था अब राघव पेरिस से ऑस्ट्रेलिया आ गया है, पर फिर भी कियान अब और सतर्क हो गया था। वह सबकी सेफ्टी के लिए और भी सतर्क हो गया था। वह अब किसी अपने को नहीं खोना चाहता था। तभी कियान ने एकदम से कहा, रुद्राक्ष इंडिया आया हुआ है। तो सब उसकी बातों पर चौंक कर उसे देखने लगे। कियान ने अर्पित की तरफ देखा तो अर्पित ने सर हिलाते हुए कहा, रुद्राक्ष कुछ दिन पहले ही इंडिया आया, इसके अलावा हमें उसके बारे में और कुछ नहीं पता। वह क्यों आया है, किससे मिलने आया है, हम कुछ नहीं जानते हैं। पर एक बात है, वह यहाँ ऐसे ही नहीं आया। तो तुम यह कहना चाहते हो यहाँ कोई तो ऐसा है जिससे वह मिलने आया है, या फिर कोई ऐसा काम जो वह खुद करना चाहता है? राहुल अर्पित की बात को पूरा करते हुए बोला तो तभी शिव बोला, आई एग्री बोथ ऑफ यू। बोलते हुए उसने कियान की तरफ देख कर कहा, भाई आपको पता है इन 20 सालों में रुद्राक्ष ने हर तरीके से हमें खत्म करने की कोशिश की, पर वह सालों में कभी इंडिया नहीं आया, पर वह अब इंडिया में है। इसका मतलब भाई वह कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। कियान उसकी बात सुनकर बोला, करने दो उसे प्लान, वार तो उसे हम ही करेंगे। इतना बोलकर उसने अर्पित की तरफ देखा तो अर्पित इशारा उसका समझते हुए बोला, मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना और पता करने की।
राहुल जो कुछ सोच रहा था, तभी रेहान ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, तू क्या सोच रहा है? राहुल एकदम से अपने सेंस में आया और हैरानी से बोला, भाई मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। कौन सी बात? रेहान भौहें तानकर बोला, भाई जब कियान भाई हॉस्पिटल में थे तो उन पर अटैक हुआ था क्या? राहुल की बातों पर रेहान चौंक कर बोला, हाँ, पर वह अटैक भाई पर नहीं अभिराज भाई पर हुआ था। अर्पित ने कहा तो सब ने उसकी तरफ देखा। अर्पित कियान की तरफ देखते हुए बोला, मैंने पता किया था, वह अटैक आप पर नहीं अभिराज भाई पर हुआ था। उनकी आइडेंटिटी लेने की वजह से उनके राइवल को लगा हॉस्पिटल में वह एडमिट है और इसी वजह से उन्होंने उन पर हमला करवाया, पर अभी तक यह पता नहीं चल पाया है उन पर अटैक किसने किया। रेहान अर्पित की बातें सुनकर बोला, फिर तो हमें अभिराज को सावधान करना होगा, उस पर कभी भी हमला हो सकता है। कियान उन सब की बातें सुनकर बोला, हम उसे यह बात खुद बताएंगे। इस महीने के लास्ट में हम सभी राजस्थान जा रहे हैं। राजस्थान पर क्यों? रेहान भौं सिकोड़कर बोला, अभिराज के घर में शादी है और उसने शादी में हम सबको बुलाया है। अर्जुन शादी का ही कार्ड लेकर आया था, तो क्या हम सब सच में राजस्थान जा रहे हैं? शिव ने कन्फर्म करते हुए कहा। तो कियान ने सर हिला दिया। हॉस्पिटल में मिडनाइट अर्जुन सारे काम खत्म कर अपने केबिन में बैठा था। उसके हाथों में उसकी शादी का सर्टिफिकेट था, जिससे वह बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ देखे जा रहा था। उसने एक गहरी सांसें लेते हुए कहा, अमूल्य से क्या कहूंगा। उसने सर्टिफिकेट वापस ड्रॉर में रखा और अपना फोन लेते हुए उठ गया। तो वह किया के रूम में आया। किया अभी तक बेहोश थी। वह वहीं उसके पास चेयर खींचकर बैठ गया और उसे देखने लगा। कौन हो तुम दोनों? मेरी जिंदगी में विदाउट मेरी परमिशन क्यों आ गई? वह मन ही मन खुद से बोल रहा था। तभी किया एकदम से कसमसाई और माथे पर सिलवटें लाते हुए बड़बड़ाने लगी। अर्जुन जल्दी से उठकर उसके पास गया और उसे चेक करने लगा। किया डोंट मूव, तुम्हें लग जाएगी, वह उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला। किया ने हल्की सी अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर अर्जुन को झुका हुआ देखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप जाइए, आप यहाँ क्यों हैं? हमारे पास से जाइए। बोलते हुए उसने आंखें बंद कर ली। एनेस्थीसिया का असर अभी भी उस पर था, इसलिए वह पूरी तरह होश में नहीं आई थी। वह बार बार अर्जुन को मारने के लिए अपने हाथ चला रही थी और अर्जुन उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, किया तुम्हें लग जाएगी, डोंट मूव। किया के हाथ में लाइन लगा था। अर्जुन को डर था कहीं किया के ऐसे करने से उसे हर्ट ना हो जाए। तभी खिंचाव होने से किया एकदम से मुंह बनाते हुए बोली, आप, हमें दर्द हो रहा है डाडा। बोलते हुए वह उसकी स्लो होती आवाज चली गई और वह एकदम से शांत पड़ गई। तो अर्जुन उसे सही से लिटाया। यह लड़की सच में आफत है, बेहोशी में भी कितना परेशान करती है। अर्जुन किया के ऊपर झुके हुए ही उसका ब्लैंकेट ठीक करते हुए बोला। तभी किया ने एक हाथ अर्जुन की गर्दन पर मारा। अर्जुन पहले से ही उसके ऊपर झुका हुआ था। किया के ऐसे मारने से वह उसके ऊपर ही गिर गया। अनएक्सपेक्टेडली अर्जुन के होंठ किया के होंठों पर आकर स्टेबल हो गए। बिना एक सेकंड की देरी किए अर्जुन उससे एकदम से दूर हुआ, जैसे उसे तेज झटका लगा हुआ। उसे देख पीछे होता हुआ लड़खड़ाते हुए दीवार से टकरा गया। उसकी ग्रे आंखें अभी भी किया पर ही थी। वह बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। उसके होंठ कुछ बोलने के लिए हिले, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह किया को अब घूरने लगा और उसे घूरता हुआ बोला, यू सी लीगल। इसके आगे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वह रूम से बाहर चला गया। ऑस्ट्रेलिया में नकुल वापस आ गया था। वह राघव के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके होठों पर जंग जीतने वाली स्माइल थी। तेरे एक्सप्रेशन बता रहे हैं तुझे वह मिल गया। होठों को टेढ़ा कर सातिर मुस्कुराहट से बोला तो नकुल भी उसकी तरफ ही मुस्कुरा दिया। उसने राघव के सामने पड़ी टेबल पर उन फोटोग्राफ्स को फेंक दिया। राघव ने उनमें से एक फोटो ली और उसे उठाकर देखने लगा। AR का चेहरा देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। वह उस हैंडसम चेहरे को पहचान गया। उसे अपनी और अर्जुन की पहली मुलाकात याद आई। किया के कॉलेज पार्किंग में, जहां अर्जुन और राघव पहली बार मिले थे। राघव उस पल को याद कर मुस्कुरा दिया। तो तू है AR। पता होता कि तू मुझसे किया को छीनने वाला है तो तुझे उसी दिन अपने हाथों से मार देता। जो गलती तूने गलती से की है उसे मैं भूल समझ रहा था, पर तूने तो यह जानबूझकर किया। उस दिन तेरा मेरा मिलना और पेपर पर तेरे साइन, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। किसी की तो सोची समझी साजिश है। राघव ने अर्जुन की फोटो को टेबल पर वापस फेंकते हुए नकुल से कहा, उसे लेकर आओ। तो नकुल ने भी झुकते हुए कहा, वह नहीं मिला, पर कोई है जो यह जानता है।
वह कहाँ है? बोलते हुए उसने अपने बगल खड़े आदमी को इशारा किया तो वह आदमी एक 24 साल के लड़के को पकड़े हुए जबरदस्ती उसे कॉलर से खींचते हुए अंदर लाया। उस लड़के के चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे और उनमें से खून निकल रहा था। यह कौन है? राघव उस लड़के की तरफ देख कर बोला, यह उस AR का दोस्त है। इसका नाम अखिल है, नकुल ने बताया। राघव उठा और एक हाथ पैंट की जेब में डाले स्टाइल से बात करते हुए उसके पास आया। उसने अपना एक पैर अखिल के हाथ पर रख मसलते हुए कहा, तुझे यह सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि तू उसका दोस्त है। अखिल दर्द में बुरी तरह चीखता। उससे पहले इतना मारा गया था और अब यह सब। अखिल से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मुझे मार रहे हो? राघव ने उसके हाथ से अपना पैर हटाया और उसके बाल को मुट्ठी में भर उसका चेहरा ऊपर कर बोला, मुझे बताओ तेरा दोस्त AR कहाँ मिलेगा? तुम्हें वह क्यों चाहिए? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अखिल ने दर्द में सवाल किया। उसने मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी होने वाली बीवी से शादी कर ली है। राघव एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, क्या? यह क्या कह रहे हो तुम? वह शादी धोखे से हुई है। वह तो मेरी शादी करवाने आया था पर गलती से उसने वहां रखे पेपर पर साइन कर दिए हैं। यह सब एक गलती है। अखिल रुक रुक कर बोला तो राघव धीरे से हंसा। उसकी हंसी तंज से भरी थी, जैसे उसे उसकी बात पर भरोसा ही ना हुआ हो। अच्छा, यह गलती है तो ठीक है, अपने दोस्त को बुला और उससे बोल कि आकर अपनी गलती सुधार जाए। राघव ने आईपैड अखिल के सामने रख कर दिया और उससे दूर होते हुए बोला, कॉल कर अपने दोस्त को। राघव की बातों पर अखिल डरते हुए बोला, पर अभी तो इंडिया में रात हो रही होगी, तो तुझे क्या लगता है मैं उसके जागने का वेट करूंगा? राघव गुस्से में बोला तो अखिल जल्दी से अर्जुन को कॉल करने लगा। रिंग जा रही थी। अर्जुन किया के रूम से निकलकर अपने केबिन में आ गया था। वह चेयर पर बैठा, पीछे चेयर से सर लगाए, आंखें बंद किए लेटा था। उसे बार बार वही मोमेंट याद आ रहे थे और वह गुस्से में अपनी आंखों को भींचता जा रहा था। उसका कीपैड बार बार रिंग हो रहा था पर वह उसे इग्नोर किए हुए था, पर लगातार रिंग होने की वजह से उसने झुंझलाकर कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पर अखिल का जख्मी चेहरा देखकर अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई और वह एकदम से अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। या तुझे क्या हुआ? किसने मारा तुझे? अर्जुन गुस्से में बोला। तभी राघव ने एक बार फिर अखिल को बाल से पकड़ा और उस कीपैड के सामने से हटा दिया। अखिल के मुंह से एक बार फिर दर्द भरी चीख निकली थी। अर्जुन ने उसकी चीखें सुनकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। राघव खुद कीपैड लेकर सोफे पर बैठता हुआ बोला, हेलो AR, तुझे हमारी पहली मुलाकात तो याद ही होगी। बोलते हुए राघव मुस्कुराया तो अर्जुन रूड टोन में बोला, तुम कौन हो और तुमने अखिल को हे वेट वेट, एक साथ कितने सवाल करेगा? पहले मेरे बारे में तो जान ले। आई एम राघव रायचंद्र राव, किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। राघव का इंट्रोडक्शन सुनकर अर्जुन समझ गया यह माफिया किंग है। भले ही अर्जुन ने राघव को कभी देखा नहीं था पर उसका नाम उसने सुना था। अखिल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू उसे टॉर्चर कर रहा है? अर्जुन के पूछने पर राघव शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, इसने नहीं, तूने मेरा बिगाड़ा है। राघव के बोलते ही अर्जुन की भौहें तन गई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। इसे तो सजा सिर्फ मेरे दोस्त होने की मिल रही है। राघव की बात सुनकर अर्जुन उसे घूरते हुए रूड टोन में बोला, तुझे क्या चाहिए? अर्जुन की बातें सुनकर राघव बोला, तू तो यहाँ आजा, मैं इसे और इसकी बीवी दोनों को जाने दूंगा। ओके, मैं आ रहा हूँ, पर अगर अभी सुन, इसे छुआ भी तो इसके लिए तैयार रहना। अर्जुन ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका। उसने किसी को कॉल किया और कहा, तू अभी आ सकता है क्या? दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो अर्जुन ने हाँ कहते हुए कॉल कट कर दिया। उसने चेंज किया और केबिन से निकल गया। जाने से पहले वह किया के रूम में गया और उसे देख वो चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वह एयरपोर्ट पर था। नकुल ने अखिल को रस्सी से बांधा हुआ था। अखिल को सोचते हुए मुस्कुराया जा रहा था। उसे मुस्कुराते देखकर नकुल बोला, क्या हुआ, तू इतना क्यों हंस रहा है? तो नकुल की बातों पर अखिल ने सर हिलाते हुए कहा, किसी से उलझने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। क्यों, वह कोई तोप है जो हम सबको उड़ा देगा? दूसरी तरफ कुछ लोग जो छुपे हुए थे, वह रात ढल जाने पर वह सभी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकले। वह एक बड़ा सा घर था और उस घर के बाहर काफी सारे लोग पहरा दे रहे थे। उन्होंने खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे पर वह सभी
आदमी जो पहरा दे रहे थे वह सभी गहरी नींद में सो रहे थे। वह आदमी जिन्होंने अपने मुंह को मास्क से ढका हुआ था। दूसरी तरफ कुछ लोग जो छुपे हुए थे वह रात ढल जाने पर वही सभी अपनी छुपी जगह से बाहर निकले। वह एक बड़ा सा घर था और उनमें से एक के हाथ में एक बोतल थी जिसकी पैकेजिंग भी कुछ अलग थी। उस आदमी ने जिसके हाथ में बोतल थी उसने उस बोतल के कैप को खोल दिया। उसमें से एक गैस निकलने लगी। नींद में सो रहे सभी गार्ड ने जैसे ही उस गैस को सूंघा वह सभी अपनी जगह से लुढ़क कर वहीं गिर पड़े। उनके बेहोश होते ही वह सभी आदमी उस घर में घुस गए। ऑस्ट्रेलिया में शाम हो गई और रात ढलने वाली थी। जब अर्जुन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो राघव के आदमियों ने अर्जुन को एयरपोर्ट पर ही घेर लिया था और उसकी आंखों पर पट्टी बांध वह उस राघव के विला ले आए थे। जब अर्जुन की आंखों पर से पट्टी हटाई गई तो उसने खुद को राघव के सामने पाया। राघव उसके सामने खड़ा हल्की शैतानी हंसी होठों पर लिए उसे देख रहा था। तो वहीं अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से सख्त थे। तो सोच रहा होगा ना तूने ऐसा क्या किया जो मैंने तेरे दोस्त को जरिया बनाया तुझे यहाँ तक लाने के लिए। राघव अर्जुन के चारों तरफ घूमते हुए बोला और अर्जुन उसकी बातें चुपचाप खड़ा सुन रहा था। फिर राघव उसके सामने आकर बोला, जानना नहीं चाहेगा तू? इतनी दूर मुझे यही बातें बताने को बुलाया है? अर्जुन का दो टूक जवाब सुनकर राघव एक आईब्रो उठाते हुए मुस्कुराया। राघव ने सामने पड़ी टेबल पर पेपर फेंक दिए और उसकी तरफ इशारा करते हुए अर्जुन से बोला, साइन कर दे इस पर और अपने दोस्त के साथ यहाँ से चला जा। कुछ नहीं करूंगा तुझे। यह कैसे पेपर हैं? अर्जुन ने सवाल किया। यह तेरे डाइवोर्स पेपर हैं। तेरे दोस्त ने कहा तूने गलती से साइन किए तो आज मैं तेरी यह गलती माफ करता हूँ। इस पर साइन कर और निकल। वह मेरी होने वाली बीवी थी पर गलती से तेरी बीवी बन गई। राघव की बातें सुनकर अर्जुन ने पेपर उठाया और उसके सामने ही फाड़ दिया। राघव गुस्से में उसे घूरने लगा तो अर्जुन ने उससे नजरें मिलाते हुए कहा, इस साइन ने उससे मुझे जोड़ा है और तू चाहता है मैं उसे खुद से अलग कर दूं? नेवर। अर्जुन ने फुल एटीट्यूड में कहा। तुझे अपनी जान नहीं प्यारी? क्या मरना चाहता है? राघव की बातों पर अर्जुन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं मारना चाहता हूँ। वह भी तुझे। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, नाउ सी माई वाइफ और अभी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही अर्जुन ने कहा राघव ने उसकी कॉलर पकड़ ली। बहुत पछताएगा कि यह मेरी है, उसे तो मैं हासिल करके रहूंगा। वह मेरी थी, अभी वो सिर्फ मेरी है और उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की बातों पर राघव उससे दूर होकर हंसते हुए बोला, तू जानता भी है उसे कौन है? मेरे घर में आकर मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है तू? जानता भी है मेरे एक इशारे पर तेरे साथ क्या होगा? इतना बोलकर राघव अर्जुन के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तू अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी तरस जाएगा? मैं अपने दोस्त को तेरे सामने ले जाऊंगा और तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। अर्जुन की बात सुनकर राघव की भौहें तन गई और वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तो अर्जुन उसे एक और झटका देते हुए बोला, तुझे पता है तूने दो गलतियां की। पहली, तूने उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की वह कौन है। दूसरी गलती मुझे यहाँ बुलाकर की है। अर्जुन चुटकी बजाते हुए बोला। राघव गुस्से में बोला, जहां आने के बारे में लोग सोचते तक नहीं तू उस जगह को जलाने की बात कर रहा है। राघव की बातों पर अर्जुन ने उसे ऊपर देखने का इशारा किया। राघव ने ऊपर देखा तो एक साथ सैकड़ों ड्रोन उसके विला के ऊपर उड़ रहे थे। अर्जुन ड्रोन को देखते हुए बोला, यह आम ड्रोन नहीं है, इन सभी ड्रोनों में बम लगा है जो मेरे एक इशारे पर ब्लास्ट हो जाएगा और तेरा यह खूबसूरत अंपायर जलकर राख हो जाएगा। तूने आसमान से पानी को बरसते देखा है ना? मैं तेरे इस अंपायर पर आग बरसाऊंगा। अर्जुन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तू कौन है? राघव गुस्से में मुट्ठी भींचकर बोला। तो अर्जुन उसकी बातों पर होठों को टेढ़ा कर धीरे से हंसा। अर्जुन, अर्जुन राणा हूँ। तू लोगों में खौफ पैदा कर यहाँ का राजा बना है एंड आई एम माई बर्थ। अपनी बात पूरी करते हुए अर्जुन ने नकुल की तरफ देखा तो नकुल राघव की तरफ देख अंदर चला गया। नकुल अखिल की रस्सियां खोल रहा था और अखिल हंस रहा था। अखिल हंसते हुए बोला, मैंने कहा था उसके बारे में पहले जान लेते तो अच्छा होता। नकुल ने अखिल से कुछ नहीं कहा। वह अपने गुस्से का घूंट जबरदस्ती अपने गले से उतार कर रह गया। नकुल अखिल को लेकर बाहर आया। अर्जुन अखिल को अपना सहारा देते हुए ले जाने लगा तो पीछे से राघव ने उसे रोकते हुए कहा, आज जा रहा हूं पर बहुत जल्द ही हम फिर मिलेंगे। राघव तुझसे अपनी चीज लेकर रहेगा। अर्जुन उसकी बात सुनकर रुक गया। उसकी तरफ पलटकर बोला, वह कोई चीज नहीं, एक इंसान है। औरत को चीज समझना बंद कर। अपनी बात पूरी कर। वह जाने लगा और जाते हुए ही बोला, उसके सपने देखना छोड़ दे, वह अभी सिर्फ मेरी है
और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे मार भी सकता हूँ। यह बोलते हुए उसने एक बार फिर मुड़कर राघव को देखा और उसे एक कुटिल मुस्कान देकर चला गया। अगली सुबह इंडिया में कमिश्नर का घर। अंशिका फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे आई। अभिनव अभी शावर ले रहा था और सांझ अपने रूम में सो रही थी। अंशिका अपनी ही धुन में सीढ़ियों से बालों को लपेटते हुए नीचे आ रही थी कि तभी उसकी नजर सामने गई। हॉल में कुछ लोग सोफे पर पसरे हुए थे, डाइनिंग टेबल पर भी कुछ चढ़कर बैठे हुए थे, तो वहीं उनमें से 3-4 लोग अभी भी सो रहे थे। उन सभी के हाथों में हथियार थे। अंशिका के सामने खड़ा शख्स उसे बहुत गुस्से में देख रहा था। अंशिका उसे देखकर पीछे हटते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? उस शख्स ने अंशिका के ऊपर गन ताने हुए कहा, अगर एक कदम भी पीछे हटी तो इसकी सारी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा। उसकी धमकी और डरावनी आवाज सुनकर अंशिका स्टैचू की तरह वहीं खड़ी हो गई। तभी वह फिर से बोला, ऐसे क्या देख रही हो, बुलाओ अपने पति को। उसके कहने पर अंशिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, अभिनव अभी अभी जल्दी नीचे आइए। अंशिका के जोर जोर से चिल्लाने पर अभिनव जल्दी से नीचे आया। स्टेयर्स से उतरते हुए जैसे ही उसकी नजर सिकंदर पर गई, उसके कदम रुक गए। तुम यहाँ, तुम अंदर कैसे आए? हैरानी से उसे देखते हुए अभिनव गुस्से में बोला। सिकंदर उसकी बात पर शैतानों की तरह मुस्कुरा दिया। अंशिका ने अभिनव की बाह को कसकर पकड़ लिया। अभी यह कौन है? यह हमारे घर में कैसे आया? अंशिका ने डरते हुए कहा तो सिकंदर हंसते हुए बोला, भाभी जी, भाई साहब ने आपको नहीं बताया हम कितने अच्छे दोस्त हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? अभिनव बीच में बोला। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। यह बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तो तुम जानते हो मैं क्यों यहाँ हूँ और किस लिए हूँ। बोलते हुए सिकंदर होठों को टेढ़ा कर धीरे से शैतानों की तरह मुस्कुरा दिया, तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। जेल से बाहर आए हो तो एक अच्छी जिंदगी जी लो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। क्यों फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हो? अभिनव को बीच में रोकते हुए सिकंदर बोला, नहीं, शुरुआत करूं कैसे? मेरी बीवी मुझे नहीं पता कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं कुछ नहीं जानता तो कैसे करूं मैं इनके बिना नई शुरुआत? मुझे नहीं पता वह लोग कहाँ हैं, अभिनव ने एकदम से कहा। तो सिकंदर दांत पीसते हुए बोला, झूठ झूठ बोल रहा है तू कमिश्नर। मुझे पता है, तुझे अच्छे से पता है मेरी फैमिली कहाँ है। चल अब जल्दी से बता दे मेरी फैमिली कहाँ है। मैं चला जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा तुझे। सिकंदर मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता तुम्हारी फैमिली कहाँ है। तभी सिकंदर अभिनव को बीच में रोकते हुए बोला, मैं यह सुनने नहीं आया हूँ, मुझे मेरी फैमिली के बारे में जानना है। कमिश्नर बताओ, मुझे कहाँ छुपा रखा है तूने मेरी फैमिली को? बोलते हुए सिकंदर अभिनव के पास आ गया और उसके माथे पर गन रखकर बोला, बता बता कहाँ है मेरी फैमिली? सिकंदर, मुझे नहीं पता कहाँ है तुम्हारी फैमिली। अभिनव ने उसे फिर समझाया तो सिकंदर होठों को टेढ़ा कर शैतानों की तरह मुस्कुराया, तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं होगा? जब तूने मुझे अरेस्ट किया उस दिन तू ही मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले गया था ना, और वह हॉस्पिटल से ही गायब हो गई थी, तो तुझे कैसे नहीं पता? कमिश्नर, मेरी बीवी मेरे बच्चे कहाँ हैं? तूने मुझे गिरफ्तार कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरे जेल में बिताए हर एक लम्हा की सजा मैं तुझे दूंगा। मेरे हाथ उस वक्त बंधे थे पर अब नहीं। मेरे शरीर पर जो वर्दी थी सिर्फ उसकी वजह से 2 सालों पहले जिंदा बचा है, वरना तूने जो किया उसकी सजा तो तुझे सिर्फ मौत थी। अभिनव भी गुस्से में उसे घूरते हुए बोला तो सिकंदर गन वाले हाथ को अपने कंधे पर रख हंसने लगा और हंसते हुए बोला, पता चला मुझे जेल में तेरा और उस कियान ओबराय का क्या रिश्ता, तूने उसकी वजह से ही मुझे पकड़ा था ना? अभिनव सिकंदर की बातों का जैसे ही कुछ जवाब देने को हुआ कि तभी सांझ अंगड़ाई लेते हुए अपने रूम से बाहर निकलते हुए बोली, डैड, यह कैसी आवाजें आ रही हैं? सुबह सुबह मुझे सोना है, प्लीज शोर थोड़ा कम करिए। आवाज सुनकर सबने सांझ की तरफ देखा। सांझ ने भी नींद से भरी आंखों को जबरदस्ती खोला। ग्रिल पर दोनों हाथ टिकाते हुए वह नीचे देखने लगी। नीचे का माहौल देखकर सांझ की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। अभिनव और अंशिका पर सब बंदूक ताने खड़े थे। यह देखकर सांझ चौंक गई और जल्दी उनके पास आने लगी, तो वहीं अभिनव ने उसे रोकते हुए कहा, सांझ, नहीं, नीचे नहीं आना बेटा, वापस जाओ बेटा, प्लीज वापस जाओ। पर तब तक सांझ नीचे आ गई थी और अभिनव के आगे आकर सिकंदर को घूरते हुए बोली, कौन है आप? मेरे मम्मा और डैड पर गन क्यों पॉइंट कर रखी है आपने? तो यह तेरी बेटी है कमिश्नर। सिकंदर मुस्कुराते हुए बोला तो अभिनव उसे धमकी देते हुए बोला, सिकंदर, मेरी बेटी से दूर रहना,
उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे जाने दो। अब यही तो मुझे मेरी फैमिली तक पहुंचाएगी। जब तक मेरी बीवी बच्चे मुझे मिल नहीं जाते, तेरी या बेटी मेरे साथ रहेगी। सिकंदर ने बोलते हुए सांझ की बांह पकड़ उसे अपने पास खींच लिया और उसके ऊपर गन रखते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा। अभिनव और अंशिका उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर सिकंदर के साथ आए आदमी उस पर गन ताने खड़े हो गए। सांझ ने जाते हुए कहा, मम्मा, डैड, आप मेरी परवाह ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। विवान मुझे कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा वह मुझे आकर ले जाएंगे। यह अंकल तो बस देखते रह जाएंगे। सांझ हंसते हुए बोली तो सिकंदर उसे घूरते हुए बोला, बहुत बोल रही है लड़की, तुझे पता भी नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं तुमसे नहीं डरती। मेरे डैड कमिश्नर और मेरा पति, उसका तो बैकग्राउंड ही एक अलग लेवल का है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ। सांझ एक बार फिर हंसते हुए बोली। सिकंदर ने इस बार उसे कोई जवाब नहीं दिया और खींचते हुए ले गया। हॉस्पिटल में अर्जुन इंडिया वापस आते ही सीधा हॉस्पिटल आ गया था और हॉस्पिटल आने के बाद वह सीधा किया के रूम में गया उसे देखने। उसने जैसे ही किया के रूम का दरवाजा खोला, सामने देखते ही चौंक गया। उसके सामने कियान, विवान, विहान, रूहान और रचित खड़े थे। किया बेड पर बैठी हुई थी। अर्जुन को देखते ही विवान उसके सामने आया। उसकी कोल्ड आंखों में छुपे भाव को अर्जुन अच्छे से देख पा रहा था। हमने तुम पर भरोसा किया था कि तुम किया। अभी विवान ने इतना ही कहा था कि तभी किया ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, भाई, गलती हमारी है, हम इन्हें बिना बताए चले गए थे, इनकी कोई गलती नहीं। किया की बात सुनकर विवान खामोश हो गया, तो वहीं अर्जुन किया की बातों से हैरान था। यह लड़की हर वक्त उसे परेशान करती रहती, पर आज उसकी साइड ले रही है, उसे बचा रही। किया की यह बात अर्जुन को हैरान कर गई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, कमाल है, काट खाने वाली बिल्ली आज प्यार जता रही है। तभी कियान ने कहा, अर्जुन, क्या किया अब ठीक है? क्या अब हम उसे घर ले जा सकते हैं? जी अंकल, मैं बस कुछ टेस्ट कर लेता हूँ, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, अर्जुन ने जल्दी से कहा। उसने किया के पास जाते हुए रचित को अजीब तरह से देखा, जैसे बोल रहा हो, तुझसे एक काम डील नहीं होता। तो वही रचित ने भी उसे ऐसे देखा जैसे बोल रहा हो, मैंने किसी को नहीं बताया, फिर भी उन्हें पता चल गया और सब यहाँ आ गए। अर्जुन ने किया के टेस्ट किए और उसके अप्रूवल के बाद कियान और बाकी सब किया को लेकर जाने लगे। वह हॉस्पिटल से निकले ही थे कि तभी विवान का फोन रिंग हुआ। विवान ने कॉल की तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर विवान की पकड़ फोन पर कस गई और उसने एरोगेटली कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। विहान विवान के साथ साथ चल रहा था, तो उसकी बातें सुनकर वह रुक गया। कॉल कट होते ही विहान ने कहा, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? तो विवान ने सर हिला दिया। कियान, किया, रचित, रूहान आगे चल रहे थे। पार्किंग में आकर विवान ने किया से कहा, पापा, हम थोड़ी देर में घर आते हैं। कियान ने बस सर हिला दिया। विवान और विहान दोनों एक साथ निकल गए। रचित ड्राइव कर रहा था और रूहान उसके बगल बैठा था। किया और कियान पीछे बैठे थे। तभी रूहान ने रचित को छेड़ते हुए कहा, यह क्या यार, कैसे चला रहा है, देख जरा। साइकिल वाले भी आगे निकल गए। रूहान की बातों पर रचित ने उसे घूर कर देखा और धीरे से बोला, पीछे कौन बैठा है पता नहीं क्या, जो तू मुझे फास्ट ड्राइव करने के लिए बोल रहा है? किया विंडो से बाहर देख रही थी और कियान अपने फोन में देख रहा था। उसने एक मैसेज टाइप कर किसी को सेंड कर दिया और खुद रिलैक्स होकर बैठ गया। उसने किया के सर पर हाथ रख उसके सर को सहलाते हुए कहा, जान, तुम्हारी कार की स्पीड क्या थी जब तुम ड्राइव कर रही थी? कियान के इस सवाल पर किया जबरदस्ती स्माइल कर दांत दिखाने लगी। वह डाटा ज्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी ज्यादा थी, थोड़ी सी। उसने मुंह बनाकर हाथों से इशारे करते हुए बताया। तो कियान बोला, थोड़ी सी कितनी, बताना पड़ेगा। कियान ने मुंह बनाकर कहा। तो रूहान बोला, अब बोलो भी किया। बस 100 थी, किया ने कहा। तो रचित और रूहान दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कियान नॉर्मली उसे देख रहा था। बहना, मुंबई के ट्रैफिक में लोकल सड़क पर तू इतनी स्पीड से ड्राइव कर रही थी और यह तुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी तो बहुत ज्यादा है, कितनी होती है बहना? रचित मुंह बिचकाते हुए बोला। तो रूहान बीच में बोला, तो क्या तेरी तरह कार को बैलगाड़ी बना देती? तभी कियान ने कहा, जान, आगे से तुम इतनी फास्ट ड्राइव नहीं करोगी वरना मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। कियान की धमकी सुनकर किया दोनों हाथ से कान पकड़ मुंह बनाते हुए बोली, सॉरी डाडा, हम आगे से ध्यान रखेंगे।
फिर एकदम से गुस्सा करते हुए बोली, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, यह सब उस सनकी डॉक्टर की वजह से हुआ। उसने हमें इतना सुनाया कि हमें गुस्सा आ गया और हम गुस्से में कार लेकर निकल गए। अभी अभी वह मेरी बेटी को ले गया और तुमने कुछ नहीं किया। वह मेरी बेटी को अभी अंशिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी अभिनव बोला, कुछ नहीं होगा उसे, वह उसे कुछ नहीं करेगा। मुझे यह सब नहीं सुनना, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, अभी मुझे मेरी जान चाहिए। अंशिका रोते हुए अभिनव के गले लग गई। अभिनव ने उसे अपनी बाहों में थामे हुए ही उसे अंदर ले आया। उसने जबरदस्ती उसे बेड पर लिटा दिया। अंशिका का रोना बढ़ता ही जा रहा था। अभिनव ने उसे शांत कराते हुए सुला दिया। अंशिका के सोने के बाद वह दूसरे रूम में आया और फोन निकाल किसी को कॉल करने लगा। कॉल रिसीव होते ही अभिनव बोला, अनामिका, अनामिका तुम्हें आना होगा, वह आ गया है, वह सांझ को ले गया। क्या? अनामिका चौंकते हुए बोली। तो अभिनव बोला, हाँ अनामिका, वह उसे ले गया, पर भैया मैं उसके सामने नहीं आना चाहती, मैंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अनामिका भर आए गले से बोली, अगर तुम नहीं आओगी तो वह सांझ को कुछ नहीं होगा, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी, सिर्फ उसके लिए मैं सांझ के लिए वापस आऊंगी, आप परेशान मत होइए। वह उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी बात पूरी कर अनामिका ने कॉल कट किया। अभिनव अनामिका से बात कर अपने डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर सिकंदर को हर जगह ढूंढने के लिए कहा। वह जैसे ही नीचे आया कि तभी उसे सामने से विवान और विहान आते दिखे। सांझ कहाँ है? विवान अभिनव के पास आते हुए बोला। अभिनव समझ गया था कि अब तक विवान को भी पता चल गया सांझ के बारे में, तो उसने बिना बात को घुमाए सपाट लहजे में कहा, सिकंदर उसे ले गया। तभी विहान बोला, पर क्यों? क्योंकि सालों पहले मैंने उसे अरेस्ट किया था और उसे जेल भेज दिया गया था। वह उसी का बदला मुझसे लेने के लिए उसने सांझ का किडनैप कर लिया। अभिनव ने सर झुकाए हुए ही कहा। विवान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। विवान बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसने बाहर निकलते हुए गौतम को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही विवान एरोगेट टोन में बोला, सांझ किडनैप हो गई है, मुझे शाम तक उसकी लोकेशन चाहिए। गौतम ने ओके बोल कॉल कट किया और अपने काम में लग गया। राजस्थान झालावाड़ रियासत के राजा अभिमान सिंह रजावत अपने चेहरे पर तेज लिए राजशाही अंदाज में मुंह को ताव देते हुए सामने बैठे शख्स को देख धीरे से मुस्कुरा दिए। तो वहीं उसके सामने बैठा शख्स, जिसका ऑरा भी कम नहीं था, वह उसके शाही अंदाज को टक्कर दे रहा था और वह अपने एक भौं ऊपर करते हुए मुस्कुराकर बोला, खंभा घड़ी राजा साहब, घड़ी खंभा। उस शख्स की बातों पर जवाब देते हुए अभिमान दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप हमसे इतनी दूर मिलने आए हैं, कोई तो खास वजह होगी, तो रुद्राक्ष राय चंद्रराव को अपना साम्राज्य छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अभिमान की इस बात पर रुद्राक्ष होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराते हुए बोला, इस दुनिया में बिना वजह की कोई चीज नहीं, हर चीज की एक वजह होती है और ऐसे ही एक वजह मुझे यहाँ तक ले आई। तो वही वजह जानना चाहते हैं? अभिमान अपनी मूंछों को ताव देता हुआ बोला, सालों से आप अपने दुश्मन को हराने की लाखों कोशिश कर चुके हैं, पर अभी तक हरा नहीं पाए। रुद्राक्ष बोला, हम उसे हराना ही नहीं, उसे बर्बाद करना चाहते, उसके राजपाट, उसका राज्य सब उससे छीनना चाहते हैं। हमारा जो अपमान हुआ उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। अभिमान ने बेहद गुस्से और नफरत से कहा। अपनी बात पूरी करते हुए उसने सिगार होठों के बीच दबा दिया। अपमान? कैसा अपमान? रुद्राक्ष ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ अपमान, वह सालों पहले राणा ने हमारा किया था। शादी के मंडप में उस अभिराज राणा की बहन हमें छोड़कर चली गई थी। भागी हुआ थी, पर बदनामी का कलंक हमारे माथे पर लग गया था, आसपास के राज्य में हमारा मजाक बनकर रह गया था। इस बेइज्जती और बदनामी का बदला तो हम लेकर रहेंगे। अभिमान गुस्से में बोले जा रहा था। रुद्राक्ष होठों पर हल्की शैतानी हंसी लिए उसे सुन रहा था। तभी उसकी बात पूरी होते ही रुद्राक्ष बोला, आपके इस रिवेंज में मैं आपकी मदद करूंगा। पर क्यों? आप क्यों हमारी मदद करने लगे? अभिमान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पर रुद्राक्ष, अभिराज ने तुम्हारा क्या नुकसान किया? अभिमान ने पूछा। उसने नहीं, उसके दोस्त ने मेरा बहुत नुकसान किया और उसे सजा सिर्फ इस
बात की मिलेगी कि वह दो लोगों के बीच आया है। रुद्राज की इस बात पर अभिमान बोला, हम कुछ समझे नहीं। अभिराज को मारने के लिए हॉस्पिटल में गुंडे आपने ही भेजे थे ना? रुद्राज बोला तो अभिमान की भौहें तन गई। आपको कैसे पता चला? अभिमान बोला, मुझे सबकी खबर है। रुद्राज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हमने ही भेजा था, पर वह आदमी कोई और ही था। अभिमान बोला तो रुद्राज तपाक से बोला, जानना नहीं चाहोगे कौन था? हमें क्या करना है जानकर, वह कोई भी हो। हाँ, पर वह जो भी था वह एक असली मर्द था। वह कोमा में होने के बावजूद भी अपने ऊपर हुए हमले को रोक लिया। अभिमान मुस्कुराते हुए बोला। रुद्राज उसकी बातों पर सर हिलाते हुए बोला, वही मेरा दुश्मन है? तो अभिमान उसकी बातों पर एकदम से चौंक उठा। क्या कहा? हाँ, वह कियान ओबराय है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बोलते हुए रुद्राज ने अभिमान की तरफ देखा और कहा, कियान और अभिराज दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम में होने पर मदद करते हैं। हमें तो यह बात पता ही नहीं थी। हम आज तक यही सोचते रहे कि जब हॉस्पिटल में एडमिट अभिराज था तो उसकी जगह वह आदमी कैसे आया? अभिमान हैरानी के भाव से बोला तो रुद्राज ने मुस्कुराते हुए उसे सारा सच बताया। और तभी अभिमान बोला, तो उसे आपसे बचाने के लिए ही उसने उसका नाम इस्तेमाल किया और हम खुश हो गए कि वह हॉस्पिटल में है तो हम उसे आसानी से मार पाएंगे। वह जैसे ही अपनी बात पूरी कर चुप हुआ तो रुद्राज बोला, तो अब क्या कहेंगे आप? उसने जैसे ही यह कहा अभिमान जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ रुद्राज भी हंसने लगा। मुंबई में भाई, हमें विवान और विहान को सच बता देना चाहिए, अभिनव चीखते हुए बोला। तो उसकी बात सुनकर कियान उसकी तरफ मुड़ा। नहीं, उन दोनों को सच नहीं पता चलना चाहिए, वरना वह दोनों उसकी जान ले लेंगे। कियान ने सोचते हुए कहा, पर सच एक दिन तो सबके सामने आकर ही रहेगा। हम कितना भी छुपाएं, एक दिन सबको सच पता चल ही जाएगा, अभिनव ने कहा। तो कियान ने उसे जवाब देते हुए कहा, जब पता चलेगा तब देख लेंगे, पर अभी नहीं। विवान सिकंदर को ढूंढ रहा था। अभिनव बोला, ढूंढने दो, सांझ उसकी जिम्मेदारी है। कियान ने कहा। तो अभिनव खामोश हो गया। क्या तुमने उसकी वाइफ को बुलाया? कियान ने सवाल किया। तो अभिनव ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह तो कुछ ही घंटे पहले मुंबई में आई होगी। ओके, वह जैसे ही आए मुझे इन्फॉर्म करना, कियान ने कहा और चला गया। सांझ के किडनैप होते ही कियान को खबर मिल गई थी। कियान ने हॉस्पिटल से आते हुए अभिनव को एक मैसेज भेजा था। जब विवान ने यह कहा कि वह बाद में आएगा तो कियान समझ गया था सांझ के किडनैप होने की खबर उसे भी मिल गई है। इसलिए कियान ने अभिनव को मैसेज कर विवान और विहान को सच बताने से मना किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। इसलिए अब तक अभिनव सच छुपाए बैठा था, वरना वह तो अब तक दोनों को सच बता चुका होता। दूसरी तरफ एक खंडहर नुमा पुराने गोदाउन में सिकंदर अपने आदमियों के साथ डेरा डाले हुए था। मुझे भूख लगी है, सुबह से बांध कर रखा है, कम से कम कुछ खाने को तो दो, सांझ चिल्लाते हुए बोली। सांझ को सिकंदर के आदमियों ने चेयर से बांधा हुआ था। वह फर्स्ट फ्लोर पर थी और सिकंदर ग्राउंड फ्लोर पर था। सांझ की आवाज सुनकर सिकंदर ने अपने आदमियों से कहा, उसके हाथ खोल दो और उसे खाना दे दो, और याद रहे कोई बदतमीजी नहीं। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वह मेरी फैमिली की चाबी है, उसकी वजह से ही मुझे मेरा खोया हुआ सब कुछ मिलेगा। तो उसके आदमी ने सर हिला दिया और खाने का पैकेट सांझ के सामने रख उसके हाथ खोल दिए। सांझ खाना खा रही थी। जब सिकंदर उसके पास आया, सांझ उसे अपने सामने खड़े देख कर रुक गई और नजरें ऊपर कर उसे देखते हुए खाने की तरफ इशारा किया। तो सिकंदर ने सर हिला दिया। तुझे डर नहीं लगता मुझसे? लड़की सिकंदर पंजों के बल सामने बैठते हुए बोला। सांझ पलथी मारकर बैठे खा रही थी कि तभी वह सिकंदर की बात सुनकर रुक गई। डर क्यों लगेगा मुझे? कमिश्नर मुंबई की बेटी हूँ और ऊपर से मेरा पति खुद इतना डेंजरस है, और मेरे फादर इन लॉ, उनके बारे में तो क्या ही कहना, उनका तो नाम ही काफी है सबको डराने के लिए। आप बताओ, इन सब के रहते मैं क्यों डरूं? सांझ मुस्कुराते हुए बोली। यह लड़की बिल्कुल अपने बाप की तरह बात कर रही है, उसकी तरह ही जिद्दी है। ना सालों पहले उसका बाप मुझसे डरा और ना यह मुझसे डर रही। सिकंदर मन ही मन खुद से बोला। तो सांझ खाते हुए फिर से बोली, यह लड़की लड़की क्या लगा रखा है? मेरा नाम सांझ है, मॉम डैड ने बड़े प्यार से यह नाम रखा है मेरा। तो सिकंदर उसकी इस बात पर धीरे से मुस्कुरा दिया। विला में किया घर पर थी और सभी उसका ख्याल रख रहे थे। सुहानी उसके ही पास बैठी थी, किया की शिकायतें सुन रही थी। वह जब से आई थी कंटिन्यूअसली अर्जुन की बुराई किए जा रही थी। किया के मुंह से अर्जुन के लिए इतना कुछ सुनकर एक पल के लिए सुहानी ने तो उनके रिश्ते का इरादा ही छोड़ दिया। फिर अगले ही पल कुछ पुरानी बातों को याद कर उसका इरादा और पक्का हो गया। एक समय था जब वह भी कियान से इतनी ही नफरत किया करती थी।
मन ही मन उसे दिन में 1000 बार कोसती थी, पर जब उसे समझने लगी तो उसे उससे प्यार हो गया। नफरत कब प्यार में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। सुहानी किया के सर पर हाथ रखकर उसके सर को सहलाते हुए बोली, बेटा मत करो उससे इतनी नफरत। क्यों मम्मा? किया ने मासूमियत से सवाल किया। क्योंकि नफरत और प्यार के बीच की दीवार बहुत पतली होती है, कब वह दीवार गिर जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा, सुहानी ने कहा। तो किया बोली, हम समझे नहीं, समझ जाओगी वक्त आने पर। सुहानी उसके गाल थपथपाते हुए बोली। दूसरी तरफ तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्या नाम है तुम्हारे फादर इन लॉ का? सिकंदर के पूछने पर सांझ स्माइल करते हुए बोली, कियान ओबराय। सिकंदर ने चौंक कर सांझ की तरफ देखा। क्या वह दर्द में थी? आंखों से आंसुओं का सैलाब निकला था। उसकी ताकत जैसे कम होती जा रही थी। उसके सामने खड़ा शख्स उसे इतने दर्द में देखकर तड़प उठा और उसे संभालते हुए उसने उसे अपने सीने में जगह दे दी और उसे अपनी बाहों के घेरे में महफूज कर लिया। कुछ समय पहले तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्या नाम है तुम्हारे फादर इन लॉ का? सिकंदर के पूछने पर सांझ स्माइल करते हुए बोली, कियान ओबराय। क्या कहा? कियान ओबराय, सांझ ने प्राउडली कहा। तुम्हारी शादी कियान ओबराय के बेटे से हुई है। सिकंदर ने पूछा तो सांझ ने सर हिला दिया। आप भी डर गए ना? उनका नाम सुनकर मेरे फादर इन लॉ का स्वैग ही कुछ ऐसा है। अच्छे से अच्छे ना उनका नाम सुनकर डर जाते हैं, सांझ अपनी धुन में बोले जा रही थी और सिकंदर गुस्से से भर गया था। उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया था। वह गुस्से में गुर्राते हुए बोला, मैं उससे डरता नहीं, उसे तो मैंने मौत दी थी, पर शायद उसकी सांसें अभी बाकी थी, जो इतने सालों बाद मरने के बाद भी वह वापस लौट आया। सिकंदर की बातें सुनकर सांझ चौंक गई। क्या कहा? सालों पहले वह मेरी वजह से ही तो मरा था, तो भला मैं क्यों उससे डरूंगा? जिसे एक बार मार सकता हूँ उसे दोबारा भी तो मार सकता हूँ। बोलते हुए सिकंदर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनना चाहोगी? उसके पूछने पर सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। 20 साल पहले जब मैं कुछ नहीं था, एक मामूली सा इंसान जिसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी तो थी, पर नौकरी नहीं। मैं इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकता रहता था, पर किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी, क्योंकि मेरे पास उन्हें रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। जहां देखो वहीं पैसा, जहां देखो वहीं पैसा, पैसा हर जगह। कोई पैसे के पीछे भागता था और तभी मैंने भी सोच लिया कुछ भी करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, जिससे मेरे और मेरे परिवार की जरूरत पूरी होगी। मुझे लगा था मुझ पर किसी का ध्यान नहीं है, पर मैं गलत था। सांझ एकटक सिकंदर को देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। कहीं कोई था जो सब देख रहा था। मुझे पैसों की जरूरत थी और उसने मुझे एक काम दिया और उस काम के बदले उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। मैंने उस काम को करने के लिए हाँ कह दिया। जानती हो वह कौन सा काम था और किसने मुझे वह काम करने के लिए कहा था? बोलते हुए सिकंदर सांझ के पास आया और अपना चेहरा आगे करते हुए बोला, बम लगाने का। जानती हो किसकी गाड़ी में मुझे वह बम लगाना था? तुम्हारे फादर इन लॉ कियान ओबराय की गाड़ी में। इतना बोलकर वह होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया। सांझ उसकी बात सुनकर चौंक गई। सिकंदर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, और जानते हो किसके कहने पर मैंने कियान ओबराय की कार में बम लगाया? रुद्राज के कहने पर। सांझ हैरानी से उसकी सारी बातें सुन रही थी और सिकंदर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए सब बता रहा था। पैसे मिलते ही मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई थी और उस दिन से मैं रुद्राज के लिए काम करने लगा। वो जो बोलता मैं वह करता और उसके बदले मुझे ढेर सारे पैसे मिलने लगे। यह जो तुम आदमी देख रही हो ना अपने चारों तरफ, यह भी उसके आदमी है। मेरे एक फोन करने पर उसने मेरी मदद के लिए अपने आदमी भेज दिए। सिकंदर के होठों पर डेविल स्माइल थी, तो वहीं सांझ उसे गुस्से में घूर रही थी। मैंने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया, पर मेरी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। सिर्फ 4 महीने ही मैंने ऐसे आराम की जिंदगी जी, क्योंकि उसके बाद तेरा बाप मेरी जिंदगी में घुस गया, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने। जाने कैसे उसे पता चल गया था मेरे बारे में कि मैं वही हूँ जिसने कियान की गाड़ी में बम लगाया था, और मुझे इस जुर्म में वह अरेस्ट कर ले गया। कोर्ट ने मुझे उम्र कैद के साथ फांसी की सजा सुनाई, पर 20 साल बाद जब कियान के जिंदा होने की खबर मिली तो मेरी फांसी की सजा कैंसिल कर दी गई। क्योंकि कियान ओबराय जिंदा था, इसलिए मुझे उम्र कैद की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। सांझ जैसे जैसे सिकंदर की बात सुन रही थी, वो सिकंदर को घृणा भरी नजरों से देखती जा रही थी। जब मैं जेल में था तब मुझे तेरे बाप और तेरे ससुर के बारे में पता चला। तेरे बाप के लिए तो कियान ओबराय भगवान से कम नहीं था, वह उसके लिए उसका सब कुछ था, और इसलिए उसने मुझे ढूंढ निकाला और उसकी वजह से मुझे इतने सालों तक जेल में रहना पड़ा। तेरा बाप मुझसे अपने गॉड फादर के मौत का बदला ले रहा था। उसने मुझे मेरे ही परिवार से दूर कर दिया। मुझे आज तक नहीं पता
मेरा परिवार कहाँ है? सिकंदर गुस्से में बोला तो उसके चुप होते ही सांझ उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता देखकर सिकंदर बोला, तुम हंस क्यों रही हो? इसे ही कहते हैं कर्म। आपने एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तो आपका परिवार आपको कैसे मिलता? दूसरों का घर तोड़कर खुद घर बसाने की कामना कैसे कर सकते हैं आप? सांझ गुस्से में बोल रही थी और सिकंदर उसे सुन रहा था। उसे सांझ की बातें सुनकर धक्का लगा था। 5 साल के मासूम बच्चे के सर से आपने उसके माँ बाप का साया छीन लिया तो आपके बच्चे कैसे अपने पिता के साये में पलते? उनके साथ भी तो वही होना था जो आपने दूसरों के साथ किया था। दूसरों के घर में आग लगाकर खुद के घर को फूलों से सजाने के ख्वाब कैसे देख सकते हैं आप? सांझ की बातें उसे आईना दिखा गई थी। मुझे तो दुख होता है आपके बच्चों के लिए जिनके पिता आप हैं। मुझे तो दुख होता है आपके बच्चों के लिए जिनके पिता आप हैं। आई विश मिस्टर सिकंदर की आपको आपकी फैमिली कभी ना मिले। आपने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां लूट ली हैं। आपको भी वह खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। आप अपने हंसते खेलते परिवार की चाहत में जिंदगी भर तरसते रह जाएंगे। आपको आपका परिवार कभी ना मिले। आपके बच्चे आपसे नफरत करें। जैसे ही सांझ ने यह कहा उसके अगले ही पल सिकंदर ने उस पर हाथ उठा दिया। इससे पहले कि उसका थप्पड़ सांझ के चेहरे पर पड़ता उसका हाथ हवा में ही रुक गया। एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को हवा में ही रोक दिया। सांझ ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी तो वहीं सिकंदर चौंका था। भला उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत किसमें थी? यह कौन था जिसने आगे बढ़कर उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया? सिकंदर को लगा यह उसका कोई आदमी है और वह गुस्से में कुछ बोलने के लिए होंठ हिलाते हुए मुड़ा। जैसे ही उसकी आंखें उस शख्स पर गई जो उसका हाथ थामे खड़ा था वह चौंक गया। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द उसके मुंह में ही रह गए। आंखें हैरत में कुछ फैली थी और बड़बड़ाते हुए होंठों से उसने कहा, कियान ओबराय। सांझ ने यह मध्यम आवाज सुनी थी जो सिकंदर के मुंह से निकली थी। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो कियान को देखकर खुश हो गई। कियान के साथ ही अभिनव भी था। पापा बोलते हुए सांझ पहले कियान के गले लगी फिर अभिनव के गले से लग गई। कियान ने अपनी ठंडी आंखों से सिकंदर को देखा। मेरी बेटी पर हाथ उठाने के लिए चाहा तो तेरे हाथ को मैं यहीं तोड़ सकता हूँ। कियान के सॉफ्ट लहजे ने सिकंदर को अंदर लगी आग जो कियान को देखकर लगी थी उसकी लपटों को और बढ़ा दिया था। तुझसे कहा था मेरी फैमिली का पता बता और अपनी बेटी को ले जा, पर तू तो अपने गॉडफादर को ले आया। क्या चाहता है मैं इसे दोबारा मार दूं? सिकंदर अभिनव की तरफ देख कर बोला तो अभिनव उसकी बात पर हंसा और हंसते हुए बोला, कोशिश करके देख ले, इस बार भी मुंह की खाएगा। कियान ने उसका हाथ झटक दिया। सिकंदर ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो उससे पहले कियान ने उसके पेट में जोर से एक पंच मारा तो वह कुछ कदम पीछे हो गया। सिकंदर के आदमी भी अभी लड़ने लगे थे। कियान और अभिनव अपने साथ कुछ आदमी लाए थे। वह सिकंदर के आदमियों से लड़ रहे थे। कियान और सिकंदर आपस में भिड़ गए थे। कियान सालों पहले के गुस्से को निकाल रहा था। जब से उसे पता चला था सिकंदर ही वह इंसान है जिसने सालों पहले उसकी कार में बम लगाया था, तब से कियान उसे मरने के लिए तड़प रहा था। काफी ज्यादा पिट जाने के बाद सिकंदर नीचे गिर गया। कियान उसे झुककर उठाने को हुआ तो तभी सिकंदर ने उसे किक किया। अनएक्सपेक्टेड था तो कियान एकदम से पीछे होते हुए लड़खड़ा गया। वह गिरता कि तभी अभिनव ने उसे सहारा दिया। इसका फायदा उठाकर सिकंदर ने अपने कमर में टंगी गन निकालकर सांझ के ऊपर तान दी। सांझ जोर से अभिनव को पुकारते हुए चिल्लाई तो चौंक कर कियान और अभिनव दोनों ने उसकी तरफ देखा। मैं मार दूंगा कमिश्नर तेरी बेटी को और तेरी बहू को। बता मेरे बच्चे कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ? सिकंदर दोनों की तरफ देखकर बोला। तभी उसके कानों में एक आवाज गई और चौंक कर सबने उस ओर देखा। मैं यहाँ हूँ। अनामिका जो अभिनव के कहने पर बाहर रुकी थी देर लगने पर खुद ही अंदर आ गई। हरे रंग की साड़ी में 5 फुट 3 इंच की हाइट अच्छे नयन नक्श वाली अनामिका आज 20 साल बाद सिकंदर के साथ में खड़ी थी, जिसे देखकर सिकंदर के चेहरे पर सुकून की चादर बिछी थी। अनामिका तुम कहाँ थी इतने सालों तक? तुम मुझसे जेल में एक बार मिलने तक नहीं आई? सिकंदर भावुक होते हुए बोला तो वही अनामिका गुस्से में बोली, क्योंकि मैंने तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। जिस दिन तुमने बुराई का रास्ता चुना था उस दिन हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और मेरे बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अनामिका की बातों पर सिकंदर कुछ कहता कि तभी वहां विवान और विहान गौतम और अक्षत के साथ आ गए। विवान और विहान कियान और अभिनव को देखकर चौंके थे तो वहीं अक्षत अनामिका को देखकर चौंका था। माँ आप यहाँ? बोलते हुए अक्षत अनामिका के पास आया तो सिकंदर एक बार फिर खुश हो गया। उसका बेटा उसकी नजरों के सामने था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसके होंठों पर फैली हंसी गुलाब के फूल की तरह मुरझा गई। अनामिका हमारा दूसरा बच्चा कहाँ है? तुम तो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी ना? सिकंदर ने कहा तो सब चौंक गए। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत
तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।